अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक है आपका? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन्फ्लामेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फ्लामेशन, देखिए, इन्फ्लामेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो कुछ इस तरह है कि इन्फ्लामेशन एक तरह के एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द इंजरी। मतलब कि जो आपकी बॉडी पे कोई इंजरी आती है ना, उसके खिलाफ जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है ना, वो आपका इन्फ्लामेशन होता है। ठीक होगा, उसको हम कहते होते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी जो होगा वो, उसको हम क्या कहते होते हैं? आपका इन्फ्लामेशन। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये डेफिनेशन को, कि ये किस तरह जनाब आपका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है अगेंस्ट इंजरी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह आपका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। देखें, बेसिकली इन्फ्लामेशन में चीजें क्या आती हैं? इन्फ्लामेशन में इस तरह होता है, आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर ये आपकी ब्लड वेसल है ना, ये आपका क्या ब्लड है, जिसके ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर यहाँ पर जनाब ब्लड जो है वो चल रहा है। ठीक हो गया। आप लोगों को पता है कि ये जनाब अगर ब्लड हो गया तो यहाँ पर क्या होते हैं? आपके सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके सेल्स होते हैं। ठीक हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया। अब आप इमेजिन करें कि ये सेल का यहाँ पर कोई ना कोई क्या है? पैथोजन है। ये क्या? यहाँ पर कोई ना कोई पैथोजन आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई ना कोई क्या आ गया? पैथोजन आ गया। और इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि सेल के अंदर से मटेरियल का आपके ये जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये देखें, ये सेल है और ये सेल है, इस दोनों की स्पेस को क्या कहेंगे? आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, कि मतलब के बात करने का मकसद यह है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है, यानी कि ब्लड के जो सेल्स हैं वो, उनका, और आपको पता है कि जो ब्लड होता है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? उस ब्लड जो है, अब सिंपल सी बात, अगर हम उसी को देखें तो ब्लड जो होता है उसमें जनाब आपके आरबीसी होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें जनाब डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसमें जनाब वाटर होता है, इसमें जनाब प्रोटीन्स होती हैं। ये कंपोजिशन कुछ है, समझ आ रही है? यानी कि इस तरह की कंपोजिशन होती है ना। तो इन इधर से, मतलब के ब्लड वेसल से फ्लूइड का, यानी कि ब्लड के सेल्स का और फ्लूइड का यहां पर आना, इस जगह पर आना, समझ आ रही है? उसको कहते होते हैं इन्फ्लामेशन। उसके कहा जाता है आपका इन्फ्लामेशन कहा जाता है। तो अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो हमने कहना है कि इन्फ्लामेशन एक तरह का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द इंजरी। अगेंस्ट द इंजरी, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द इंजरी। अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि डेफिनेशन कोई, तो देखें कि आप लोगों का ये, अगर ये ब्लड सेल है, ये क्या ब्लड चल रहा है, और इस ब्लड के सेल्स का आपके ये सेल्स के ऊपर आना, और ये सेल के दरमियान वाली जो स्पेस होती है कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इस स्पेस में आना, इसको कहते होते हैं जनाब आपका इन्फ्लामेशन। अब सबसे पहले अब हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है तो है कैसे, जो मैंने बात की थी। अब आप लोग देखें, आपका ये सेल था, यहां पर आया पैथोजन, यहां पर क्या आया? आपका पैथोजन आया। तो जब पैथोजन जो आया, उस पैथोजन को खत्म करने के लिए हमारे के ब्लड सेल्स आते होते हैं। हमारे क्या आते हैं? ब्लड सेल्स आते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम आता है, जो हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो लैम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो वो क्यों आते हैं? ताकि इसको खत्म कर सके, ताकि इस बैक्टीरिया को खत्म कर सके। तो अगर ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा तो ये हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है कि नुकसानदेह? ये हमारे लिए क्या होता है? एक तरह का फायदेमंद है। तो इस वजह से हमने कहना है कि ये एक तरह का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द इंजरी। अब देखें, आपके इन्फ्लामेशन की होती हैं दो टाइप्स। एक होती है जनाब आपकी अक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है जनाब आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अभी भी किसी बच्चे को नहीं पता चला तो मैं एक सिंपल सी लाइन में बता देता हूं कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन होता है कि ये आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल से फ्लूइड का निकल कर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाना ना, इसको आप कहते हो तो इन्फ्लामेशन। ठीक हो गया। आपकी ब्लड वेसल से फ्लूइड का निकल कर आपकी ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाना, उसको हम क्या कहते होते हैं? आपका इन्फ्लामेशन कहते होते हैं। अब देखें, इस इन्फ्लामेशन का मेन पर्पस क्या होता है? इस इन्फ्लामेशन का मेन पर्पस होता है कि अगर तो ये किसी पैथोजन की वजह से, यहाँ पर कोई पैथोजन था, उस पैथोजन को खत्म किया जाए। अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इंजरी हुई थी, यहाँ पर कोई इंजरी हुई थी, तो उस इंजरी यहाँ पर जो हुई, उस इंजरी को खत्म करके यहाँ पर जो है वो फ्रेश ब्लड आए और उसको साफ करके, और हमारे जिस्म को मेन जो है वो यहाँ पर क्या है? एक तरह का हमारे बॉडी को मेन तरह पर इम्यून सिस्टम को मेंटेन किया जाए, इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन, जो इसका मेन पर्पस होता है। अब यहां पर होती हैं दो टाइप्स इसकी, एक होती है अक्यूट
अक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जो अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं और आपका फ्लूइड आता है। आपका क्या होता है? आपका फ्लूइड आता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग वगैरह, ये वो। आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल, ये तो हर किसी स्टूडेंट के साथ हुआ होगा जो भी इधर क्लास ले रहा है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने कुछ स्टिक वगैरह मारी हो, ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि घर में जाकर कुछ देर बाद वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, कुछ देर बाद वहां पर क्या होती है? आपकी स्वेलिंग हो जाती है। या आप इस तरह इमेजिन करें कि जैसे आप गिरते हैं, जैसे आप गिरते हैं, ठीक हो गया, और गिरने के थोड़ी देर बाद वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग क्यों होती है? वो स्वेलिंग बेसिकली इस वजह से होती है कि जो जैसे आप गिरे या जैसे ही किसी को स्टिक लगी, वहां पर क्या हुई? वो पार्ट इंजर्ड हुआ। वो पार्ट क्या हुआ? वहां पर पार्ट इंजर्ड हुआ। अब वो पार्ट वहां पर इंजरी हो चुकी है। अब आपके ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स गुजर रहे हैं, आपके ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स गुजर रहे हैं, तो वो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो जनाब उस जगह पर आते हैं, वहां पर आएंगे, और वहां पर फ्रेश ब्लड मिलेगा। जो वहां पर फ्रेश ब्लड होता है वो उस इंजर्ड पार्ट को साफ कर देते हैं। ठीक हो गया? एक बात। दूसरी बात क्या, कि अगर तो वहां पर कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, ये वो, तो वो जनाब ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हो गए, लेम्फोसाइट्स हो गए, ये वाले जो सेल्स होते हैं, वो उनको फिर खत्म करते हैं, ताकि उस बैक्टीरिया से हमारी क्या हो? जान छूटी जा सके। तो ये क्या हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो वो स्वेलिंग वगैरह आप देखते हो, वो क्यों? वो क्या होता है? वो आपकी इन्फ्लामेशन ही होती है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद आप क्या देखते हो कि एक रात आपने देखी, हाँ यार सोजश हुई है, और कुछ देर के बाद वो सोजश खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जब इंजर्ड पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो वो सोजश बिल्कुल खत्म खुद ब खुद हो जाती है। और वो सारे का सारा प्रोसेस, ये जो अभी मैं ऐसी जुबान में बोल रहा हूँ, वो अभी हम मेडिकल की जुबान में इधर सारे का सारा अभी हल करेंगे कि वो है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका? अक्यूट इन्फ्लामेशन। तो अक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है? अक्यूट इन्फ्लामेशन में आता है कि यहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके न्यूट्रोफिल का आना, किसका? आपके न्यूट्रोफिल का आना, प्लस आपके सेल्स का, यानी कि आपका वाटर का आ जाना, या आपका कहना है वाटर वगैरह या फ्लूइड का आ जाना, प्लस आपके फ्लूइड का आ जाना। आपने कहना है फ्लूइड का आ जाना। ठीक हो गया? तो अब आप देखें, आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है कि नहीं होता? होता है ना, वो उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंजरी होगी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जनाब आपके बैक्टीरिया भी, सॉरी उसका कहते हैं न्यूट्रोफिल भी आएंगे, और यहाँ पर फ्लूइड भी आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते होते हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन। उसके बाद आपकी आती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। दूसरी जो टाइप है क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होती है, उसको हम देख लेते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होती है, अगर इस जगह पर आपके लम्फोसाइट्स आ जाए ना, लम्फोसाइट्स, तो इसको हम कहते होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अभी मैं बताता हूँ इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर से ब्लड के सेल्स का निकल कर आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाना, इसको हम क्या कहते होते हैं? आपका इन्फ्लामेशन कहते होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद इन्फ्लामेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी अक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अक्यूट इन्फ्लामेशन में आपके ब्लड वेसल से जो निकल कर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आता होता है ना, वो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, वो जनाब आपके ब्लड वेसल से निकल कर आपकी जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, वहां पर आपके क्या आते हैं? लैम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक पॉइंट को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ जी जनाब, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आप लोगों का अक्यूट इन्फ्लामेशन। के अक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, आज हम अक्यूट इन्फ्लामेशन को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अक्यूट इन्फ्लामेशन का क्या सीन क्या होता है। ठीक हो गया? तो देखें, सबसे पहले आपको क्या है? आपका अक्यूट इन्फ्लामेशन। एक मिनट जी। अक्यूट इन्फ्लामेशन। अब मुझे आप लोगों ने बताना कि अक्यूट इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या है। शाबाश। हाँ जी, अक्यूट इन्फ्लामेशन को हम कैसे, किस इन्फ्लामेशन को हम अक्यूट इन्फ्लामेशन कह सकते हैं? जिस इन्फ्लामेशन में आपके न्यूट्रोफिल्स हो और जिस इन्फ्लामेशन में आपकी स्वेलिंग हो, उसको हम कहते हैं आपका न्यूट्रोफिल प्लस आपकी स्वेलिंग हो, उसको हम कहते होते हैं आपका एक तरह का अक्यूट इन्फ्लामेशन, ये हम कहते होते हैं। ठीक है, अब सब बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद ये अक्यूट इन्फ्लामेशन में कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का रोल क्या होता है? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हम उसको कहते होते हैं कि वो प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं? कि वो मेडिएटर्स जो कि जनाब आपके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को तेज कर देते होते हैं, उसको कहा जाता है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। क्या कहते हैं? आपका
मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि आपके कुछ होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि कुछ आपके सब्सटेंस होते हैं जो कि जनाब आपके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को तेज करते हो, जो कि आपके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को एक्टिव करते हो, जो कि आपके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को करवा रहे हो, उनको कहते होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम जिस इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का नाम देखेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका टूल लाइक रिसेप्टर्स। क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? टूल लाइक रिसेप्टर्स। टूल लाइक रिसेप्टर्स, समझ आ रही है? ये होते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को हम कहते हैं क्या होते हैं? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स वो होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन करवाते हैं, जो कि आपकी इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को तेज करते होते हैं, उनको कहते होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जनाब आपके टूल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। ये टूल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये जनाब आपके ब्लड के अंदर ऐसे ही पाए जाते हैं। समझ आ रही है? आपके ब्लड के अंदर नॉर्मल ये है। इन टू लाइक रिसेप्टर्स का मेन मतलब मकसद क्या होता है? इन टू लाइक रिसेप्टर्स का मेन मकसद जो होता है कि आपके ब्लड के अंदर अगर कोई पैथोजन आ गया है ना, तो उसका जो पैटर्न है ना, उसको देखना कि इसका पैटर्न किस तरह का है। समझ आ रही है? उसके पैटर्न को यानी कि देखना कि ये पैथोजन का किस तरह का पैटर्न है। जब ये टू लाइक रिसेप्टर उस पैथोजन के पैटर्न को देख लेंगे कि हाँ जी जनाब इस पैथोजन का पैटर्न इस तरह का है, तो फिर जनाब ये आपके इन्फ्लामेशन को एक्टिव करेंगे। तो ये इन्फ्लामेशन को एक्टिव कर रहे हैं कौन? टू लाइक रिसेप्टर्स। तो कोई भी रिसेप्टर्स, कोई भी आपका प्रोसेस मेडिएटर्स जो कि आपके इन्फ्लामेशन को ज्यादा कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। सबसे पहले मैंने कहा टू लाइक रिसेप्टर्स। ये कहां होते हैं? ये टू लाइक रिसेप्टर्स होते हैं आपके इस तरह ब्लड के अंदर। ये कहां होते हैं? आपके ब्लड के अंदर होते हैं। ये जनाब इस तरह घूम रहे होते हैं। अब ये टू लाइक रिसेप्टर्स जो इस तरह ब्लड के अंदर घूम रहे होते हैं ना, और आपके ब्लड के अंदर जो पैथोजन होते हैं ना, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसको एक तरह का मिलते हैं। इनका मेन काम क्या होता है टू लाइक रिसेप्टर्स का? इनका मेन काम जो होता है वो होता है कि पैथोजन का पैटर्न को सजेस्ट करना। समझ आ रही है? उसका इनका जो मेन काम होता है वो होता है आपके पैथोजन का पैटर्न को सजेस्ट करना। क्या? फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं पाम्प्स। जो मेडिकल में लफ्ज लिखा गया है वो क्या है? आपका पाम्प्स। इस पाम्प्स का मतलब क्या है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसका मतलब क्या है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, इसको हम ये कहते होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये आपका होता है पाम्प्स। ठीक हो गया? तो ये आपके ना टू लाइक रिसेप्टर्स के हैं, आपके ब्लड के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं, और जैसे ही किसी पैथोजन को देखते हैं तो उसका पैटर्न देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरह है। ठीक है? इसने इसके बाद पैटर्न को देख लिया। अब उसके बाद क्या होगा? इसकी इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। वो जो एग्जाम्पल इसके अंदर एक दी है ना, वो एग्जाम्पल दी हुई है जनाब आपके CD14 की। किसकी दी हुई है? आपके CD14 की। तो जो आपका CD14 होता है ना, वो जनाब आप लोगों का ब्लड के अंदर टू लाइक रिसेप्टर्स के तौर पर काम करता होता है। किसके तौर पर काम करता था? आपका CD14 आपके ब्लड के अंदर एज अ टू लाइक रिसेप्टर्स के तौर पर काम करता होता है। और यहाँ पर क्या होता है? आपका पैथोजन होता है। ये पैथोजन साहब जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव पैथोजन जो होते हैं, ये जैसे ही ग्राम नेगेटिव पैथोजन के साथ मिलता है ना CD14, समझ आ रही है? ये जैसे ही जनाब आपके ग्राम नेगेटिव पैथोजन के साथ मिलता है CD14, तो वैसे ही जनाब आपका एक होता है NF-के बीटा। क्या होता है? NF-के बीटा। ये इसको स्टिमुलेट कर देता है। ये क्या करता है? इसको स्टिमुलेट कर देता है। अब NF-के बीटा जो होता है ना, NF-के बीटा जो होता है, ये NF-के बीटा जो है ये देता है आपके न्यूक्लियस की तरफ। कहां जाता है? आपके न्यूक्लियस की तरफ। ये जाएगा आपके न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस की तरफ जाकर ये जनाब आपका एक तरह का इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा? आपके इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को एक्टिव कर देगा। ये इस तरह करेगा। एक मिनट यार। कि टू लाइक जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कोई पैथोजन आता है ये उसके साथ लगते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, और उसके बाद आपके सेल्स को बताते हैं कि इसका जो पैटर्न है ये इस तरह का, इसको हमने किल करना है। तो इसकी एक एग्जांपल थी CD14। जो CD14 था, ये जैसे ही जनाब आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ मिलता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड पॉलीसेकेराइड की होती है। ये जैसे ही मिले, इसने जनाब बताया वो ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड पॉलीसेकेराइड की है। उसके बाद ये मैसेज जो होता है वो एनएफ के बीटा को जाता है। एनएफ के बीटा के बाद जो मैसेज आता है वो न्यूक्लियस को जाता है, और न्यूक्लियस से फिर क्या होता है? आपके इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये होता है टूल लाइक रिसेप्टर्स। और टूल लाइक रिसेप्टर्स आपकी इनेट इम्यूनिटी में भी रोल अदा करता है, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी रोल अदा करता होता है। अब पूछा जाता है कि इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि आपकी बचपन के अंदर होती है। समझ आ रही है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि आपकी एडल्ट के दौरान पैदा होती है, उसको कहते होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आपने बताना है कि टू लाइक
रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इनेट इम्यूनिटी में भी होते हैं और आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी होते हैं। समझ आ रही है? तो ये आपने बताना है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जनाब आगे, आगे क्या सीन है। उसके बाद देखना है कि फॉर एग्जांपल जी लेम्फोसाइट्स की होती है, ल्यूकोसाइट्स की बात होती है, कासिम उसी की बात होती है बिल्कुल। उसके बाद आते हैं आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है ना ये। आगे वाला जो कंसेप्ट अभी मैं बताने लगा हूं ना, समझ आ रही है, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों को अभी आप लोगों ने समझना। जी अली रजा बोले। एनएफ के बीटा जो होता है ना, ये एक तरह का आपका मैसेज न्यूक्लियस की तरफ लेकर जाता है। समझ आ रही है? ये कहाँ लेकर जाता है? आपके न्यूक्लियस की तरफ लेकर जाता है। ये न्यूक्लियस को बताता है कि जनाब ये जनाब यहाँ पर आपकी इन्फ्लामेशन है और आपकी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो है वो एक्टिव कर दें। समझ आई कि नहीं आई? एनएफ के बीटा जीन, बिल्कुल, जो कि जनाब ये मैसेज काम कर रहा था। अब हम आते हैं आगे। ये फॉर एग्जाम्पल आपका सेल है ना, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है। ये मुझे बताया कि आपका जो सेल है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है? शाबाश। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, वो किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन का बताना है। आपका जो सेल होता है वो किसकी बनी होती है? आपके फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? आपकी फास्फोलिपिड की। समझ आ रही है? अब आप लोगों ने इमेजिन करना है कि ये फास्फोलिपिड की बनी हुई है। अब आप लोग ये मुझे बताएं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन अगर टूटेगी तो फास्फोलिपिड जो होगा वो डैमेज होगा कि नहीं होगा? शाबाश। अगर सेल मेम्ब्रेन टूटती है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह सोचिए कि यहाँ पर एक पैथोजन है जो जनाब इस बैक्टीरिया के अंदर, इस सेल के अंदर जा रहा है, तो ये फास्फोलिपिड को डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात है, करेगा। तो जब ये फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो जनाब आपके फास्फोलिपिड से बनता होता है फास्फोलाइपेज A2। क्या बनता होता है आपका? फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उससे बनता होता है आपका फास्फोलाइपेज A2। अब फास्फोलाइपेज A2 से एक सब्सटेंस बनता होता है जिसको कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। अभी मैं बता देता हूँ। फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन बनी होती है, ये आप सबको पता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी फास्फोलिपिड की बनी होती है। और ये फास्फोलिपिड जैसे ही किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज होता है, जैसे ही सेल की आपकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है, फास्फोलिपिड डैमेज हुआ, फास्फोलिपिड से बना आपका फास्फोलाइपेज A2। फास्फोलाइपेज A2, ये फास्फोलाइपेज A2 जो होता है इससे बनता होता है आपका एराकिडोनिक एसिड। क्या बनता होता है आपका? एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड जो होता है ये जनाब आपका दो प्रोसेस में चेंज होता है। एक होता है लॉक्स और एक होता है कॉक्स। एक होता है लॉक्स और एक होता है आपका कॉक्स। ठीक हो गया। अब इस बात को आप लोगों ने गौर करना है प्लीज। ये वाला जो पार्ट पैथो के अंदर तो अभी मैं करवा ही रहा हूँ, ये आपकी फार्मा के अंदर भी बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब देखें, ये लॉक्स जो होता है इसको कहते होते हैं, यहां से बनता होता है, इसको कहते हैं लिपो ऑक्सीजिनेस। जो लॉक्स होता है इसको हम क्या कहते होते हैं? आपका लिपो ऑक्सीजिनेस। क्या कहते हैं? आपका लिपो ऑक्सीजिनेस। और जो कॉक्स होता है इसको हम कहते होते हैं साइक्लो ऑक्सीजिनेस। क्या कहा जाता है? आपका साइक्लो ऑक्सीजिनेस। ठीक हो गया। अब देखें, जो लिपोऑक्सीजिनेज होता है ना, ये आपका रिलीज करता होता है ल्यूकोट्रीन्स। क्या रिलीज करता होता है? आपका ल्यूकोट्रीन्स। ये आपका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि ल्यूकोट्रीन्स होते हैं, जो कि LT A4 B4 C4 D4 ये वाले होते हैं। आपने कहना है LT B4 C4 D4 E4, यानी कि इस तरह समझ रहे? ये होते हैं आपके ल्यूकोट्रीन्स होते हैं। जो लिपोऑक्सीजिनेज होता है वो क्या रिलीज करता होता है? आपके ल्यूकोट्रीन्स रिलीज करता होता है। ठीक है। और जो साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है ये जनाब आपके क्या रिलीज करता होता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होता है वो क्या रिलीज करता होता है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता होता है। क्या रिलीज करता है? आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। वो होता है PGE2 PGI2। समझ आ रही है? PGD2 अब इन सब को पहले कंसेप्ट की तरफ जाना है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का क्या काम होता है? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का काम होता है इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ज्यादा करना। अब हम सब के प्रोसेस को देखेंगे, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट से पढ़ना है। सबसे पहले देखें, आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई, वो बनी हुई थी फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड से बना आपका फास्फोलाइपेज A2। जैसे ही फास्फोलिपिड से फास्फोलाइपेज A2 बनता है तो फिर उससे बनता होता है आपका एराकिडोनिक एसिड। क्या बनता होता है? आपका एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो दो प्रोसेस में चेंज होता है, एक होता है लॉक्स और एक होता है कॉक्स। जो लॉक्स होता है उसको हम कहते होते हैं लिपोऑक्सीजिनेज, और जो कॉक्स होता है उसको हम कहते होते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज। और लिपोऑक्सीजिनेज से जो चीजें बनती होती है उसको कहते हैं लिकोट्रीन्स। क्या बनता होता है? आपका लिकोट्रीन्स। और साइक्लोऑक्सीजिनेज से जो बनती होती है उसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या कहते होते हैं? आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहां तक समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है। एनीवन जिसको समझ नहीं आई जहां तक, वो बंदा आपका पूछ सकता है। यहां पर फिर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। शाबाश। कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो? कोई ऐसा स्टूडेंट? क्लियर है? ओके जी।
गुड हो गया। अब मेरी एक बात को आप लोगों ने गौर करना है, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या करवाते हैं, आपकी इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ज्यादा करते हैं। तो अब हम उस कंसेप्ट की तरफ आएंगे कि ये कैसे ज्यादा करते हैं। देखें जनाब, ये अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन वाले कंसेप्ट को। किस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे? आपके प्रोस्टाग्लैंडिन वाले कंसेप्ट को। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल है, ठीक हो क्या? आपकी जो ब्लड वेसल होती है वो किसकी बनी होती है? एंडोथीलियल सेल की बनी होती है। किस सेल की बनी होती है? आपने कहना एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर सेल्स होते हैं और इन सेल्स को कहा जाता है आपका एंडोथीलियल सेल्स। इस तरह ये होते हैं जनाब आपके एंडोथीलियल सेल्स, ये इस तरह होते हैं। अब इसी तरह देखें जी, ये होते हैं जनाब आपके एंडोथीलियल सेल्स। अब देखें ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ये जो होते हैं ना, जैसे ही ये सेल आपका डैमेज हुआ और ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ, समझ आ रही? प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और ये करते होते हैं जनाब आपका वेजोडाइलेशन। क्या करते होते हैं? आपकी वेजोडाइलेशन। अब देखो जब आपने लफ्ज वेजोडाइलेशन पढ़ना है ना, तो उसमें सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, उसमें आर्टरी भी आती है, उसमें आपकी कैपिलरी भी आती है और उसके अंदर वेन भी आती है। समझ आ रही है? जब मैं लफ्ज बोलूंगा ना वेजोडाइलेशन, उस वक्त आपने कहना है कि आर्टरी भी आ रही है, उसमें आपने कहना होता है कि कैपिलरी भी आ रही है, उसमें आपने कहना है वेन भी आ रही है। तो मैंने क्या कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता होता है? वेजोडाइलेशन करता है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो वेजोडाइलेशन किस जगह पर करता है? आर्टरी वाली जगह पर करता है, वेन वाली जगह पर करता है, या कैपिलरीज वाली जगह पर करता है? तो आपने कहना है कि जो आप लोगों का आपने कहना है कि जो आप लोगों का प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो आर्टरी वाली जगह पर आपका वेजोडाइलेशन कर देता है। क्या करता है? आपका वेजोडाइलेशन करता है। अब इस कंसेप्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा देखना। अभी जो मैंने कहा था कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आपका इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ज्यादा करते हैं, अभी आप लोगों को वो कंसेप्ट इंशाल्लाह समझ आने लगा थोड़ी देर के अंदर अंदर। देखें, अब आप लोग थोड़ा सा सोचें, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजोडाइलेट होती है ना, जैसे ब्लड वेसल डायलेट होती है, ये खुल जाती है इस तरह, समझ आ रही है? तो जो इस तरह आप समझे कि ये जनाब अगर नॉर्मल इस तरह ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल क्या होगी? इस तरह खुल जाएगी, इस तरह खुल जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी, इस तरह खुल जाएगी। तो इनके दरमियान में जो सेल होते हैं, जो यहां पर तो बिल्कुल टाइटली एक दूसरे के साथ पैक थे, यहां पर जो सेल होते हैं उनके दरमियान में स्पेस ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी स्पेस ज्यादा हो जाती है, ठीक हो गया? अब जब ये सेल के दरमियान में स्पेस ज्यादा हो गई, शाबाश, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर जो मटेरियल था ब्लड के अंदर, जो ब्लड सेल्स थे ये वो सारे, वो इधर से गुजर कर इधर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बताएं जी, यहाँ पर सेल्स की जगह पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? शाबाश, रट्टा नहीं लगाना, थोड़ा सोच के बताना है। हाँ जी, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या था? सेल्स थे आप लोगों के। क्या थे आप लोगों के? सेल्स थे। अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है कि वो प्रोसेस जिसमें जनाब आपका ब्लड ब्लड वेसल से निकलकर आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस है जिसमें जनाब आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है, शाबाश, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है और ये इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ज्यादा कर रहा है। कैसे? कि ये जनाब आपके ब्लड के जो सेल्स हैं, एंडोथेलियल के जो सेल्स हैं, वो क्या करता है? डायलेट कर देता है। जैसे ही वो डायलेट करता है तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है उधर से जनाब इजीली गुजर सकता है, ठीक हो गया? उसको कहते होते हैं, जैसे ही ब्लड उधर से गुजरता है तो वो जनाब ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी बढ़ा देता है, परमिबिलिटी बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में आपका ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल से निकलकर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। जैसे ही आपकी ब्लड वेसल से ब्लड निकलकर आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है तो वहां पर क्या करेगा? अब यहाँ पर फ्लूइड है, शाबाश, यहाँ पर फ्लूइड है और यहाँ पर न्यूट्रोफिल है। तो जब फ्लूइड होगा तो वहां पर स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी? अगर किसी को लगता है कि नहीं होगी, अपना पंच मारे दे तेरे की दीवार में, तो थोड़ी देर के बाद देखेगा कि वहां पर स्वेलिंग हुई होगी। शाबाश, समझ आ रही है? तो वो क्या होता है? वो आप लोगों का एज अ इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को शो कर रहा होता है, ठीक हो गया? अब हम, जैसा कि मैंने ये कहा कि जनाब ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस तरह करते हैं, अब हम एक एक प्रोस्टाग्लैंडिन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है ना, ये वाला कंसेप्ट अब आप लोगों ने समझना है। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत रट्टे लगाए थे जनाब, हम पेन किलर देते हैं, क्यों देते हैं, ये वो। अभी ये वाला कंसेप्ट अभी आप लोगों को समझ आएगा। इसमें थोड़ा सा मैं फार्माकोलॉजिक दूंगा, फार्माकोलॉजी का। देखें, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जैसे रिलीज होगा ना, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होगा ना, समझ आ रही है, इसकी वजह से फीवर होगा और इसकी वजह से पेन होगी। इसकी वजह से क्या होगा? फीवर होगा और इसकी वजह से क्या होगी? आपको पेन होगी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल
फीवर और जो पेन है ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? अगर किसी बंदे को फीवर हुआ है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? थोड़ा सा सोच के बताइएगा। शाबाश। अगर ये फीवर हो रहा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह? फायदेमंद है, वेरी गुड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे फायदेमंद है भाई। थोड़ा सा सोचें, फीवर कैसे फायदेमंद होता है? फॉर एग्जाम्पल, समझ आ रही है? यहाँ पर पैथोजन आया, यहाँ पर क्या? पैथोजन आया, ठीक हो गया। ये पैथोजन यहाँ पर जनाब, यहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर सेल के ऊपर अटैक कर रहा है। आपके सेल को इसने डैमेज कर दिया। जैसे ही आपके सेल को इसने डैमेज किया, ओके, आपके सेल को इसने डैमेज कर दिया। अगर आपको फीवर नहीं होगा तो आपने कहना है कि मेरी बॉडी को तो कुछ है ही नहीं, मेरी बॉडी को तो कुछ है ही नहीं, समझ आ रही है? तो वो एक सेल को डैमेज किया, वो दूसरे सेल को डैमेज करेगा, फिर तीसरे सेल को डैमेज करेगा, और इस तरह आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करता जाएगा। लेकिन आप सोचें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में पैथोजन आया, ठीक होगा, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए, पीजीई2 जो है इसकी वजह से फीवर हुआ, इसकी वजह से पेन हुई। आपको फीवर होता है, आपको पेन होती है, आप कहते हैं यार मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, समझ आ रही है? तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या लेते हो? आप मेडिसिन लेते हो। तो आप जब मेडिसिन लोगे तो उसकी वजह से आपका पैथोजन खत्म होगा। तो अब आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर ना होता, अगर आपको पेन ना होती, तो आपको पता ही ना चलता कि आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन हो चुका है, समझ आ रही है? आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन है और वो पैथोजन आपके पूरे सेल्स को डैमेज कर रहा है, समझ आ रही है? तो इस तरह वो जनाब पैथोजन जो है वो जनाब आपके पूरी बॉडी के अंदर अटैक करता जाता, और ये तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता, और एंड पर जाकर कहीं पता चलता कि ओ हो ये तो आधे से ज्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है। हाँ जी, कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई ये फायदे और नुकसान वाली बात? शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये कंसेप्ट समझ नहीं है, पूछ सकता है। ओके जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखें। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये बाइजन मैकेनिज्म, ये सारा मैकेनिज्म भी बताया हुआ है उमर जमील है। ये प्रो फास्फोलिपिड जो होता है वो टूटता है सेल का, फास्फोलाइपेज A2 रिलीज होता है, उसके बाद एराकिडोनिक एसिड होता है, उसके बाद ये कोक्स रिलीज होता है, और कोक्स के बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन। ये मैकेनिज्म है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो वैसोडाइलेटर, ये पूछ रहे हो ना इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, ये आपका मैकेनिज्म है। पीजीई2, इसकी वजह से फीवर होता है, इसकी वजह से फीवर होता है। अब मैं वही बताने लगा हूं। अब समझ आ गई उमर कि ये मैकेनिज्म है। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें फीवर ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें फीवर ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों कि मतलब कि अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को ब्लॉक कर देंगे तो हमें फीवर भी नहीं होगा, हमें पेन भी नहीं होगी, समझ आ रही है? तो अब ना, आज आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है। आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है कि आप जो पेन किलर आप इस्तेमाल करते हो ना, वो ब्रूफिन हो गया, पैनाडोल हो गया, ये वो, आज आप लोगों ने थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कि वो क्या करती होती हैं। उसका गूगल पे लिखना है कि हाँ जी जनाब, आइबोप्रोफिन होगी, ये सारी पेन किलर जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो आपके बेसिकली कॉक्स को ब्लॉक करती हैं। जब आपका कॉक्स ब्लॉक हो जाएगा तो आपका पीजीई2 ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? शाबाश, बताएं जी, आपका पीजीई2 ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? बताएं। पीजीई2 ब्लॉक होगा। और जब आपका पीजीई2 ब्लॉक होगा तो आपको फीवर क्या होगा? नहीं होगा। और क्या आपको पेन होगी? नहीं होगी। अब पता चला कि हम जो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं या हम बुखार के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो हमें फायदा कैसे पहुंचाती हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता ना चला हो? शाबाश। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो इस कंसेप्ट की या इस मैकेनिज्म की, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को फीवर होता है और तो वो कैसे ठीक हो सकता है? तो हम उसको जो मेडिसिन देते हैं तो वो करती क्या है हमारी बॉडी के साथ? वो ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को ब्लॉक कर देती होती हैं। वो जनाब पीजीई2 को ब्लॉक कर देती होती है। और जैसे ही आपकी पीजीई2 ब्लॉक होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों की इन्फ्लामेशन नहीं होगी, और पीजीई2 ब्लॉक होगा तो फिर फीवर भी नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा? आपको पेन नहीं होगी। हाँ जी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, वरना हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एनीवन कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। आप लोगों का फर्स्ट एड के ऊपर और पैथोमा के ऊपर नहीं लिखा हुआ। आप लिख सकते हो कि पीजीआई2 जो करती होती है वो करती होती है जनाब पीजीआई2। पीजीआई2 जो होती है वो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। पीजीआई2 क्या करती है? प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है, प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने नहीं देती। रिकॉर्डिंग हो रही है स्टार। प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन क्या करती होती है? आपकी इनहिबिट कर रही होती है। पीजीआई2 ये काम करती होती है, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब, ये तो मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन का बता दिया। अब हम कहाँ आएंगे? अब ये वाले प्रोसेस की तरफ भी आना चाहिए ना, इस तरफ, समझ आ रही है? इस तरफ भी हमें आना चाहिए कि ये क्या, कैसे आप लोगों का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करती है। अब हम इसकी तरफ आते हैं, ओके। देखें,
अब आप लोगों के जो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं ना, ये क्या काम करते होते हैं? जो आपकी बॉडीज के ल्यूकोट्रीन्स होते हैं, ये बेसिकली ये काम करते हैं कि आपका, फॉर एग्जांपल, ये मैं आपकी ब्लड वेसल दोबारा बनाने लगा हूं, ठीक है? ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक हो गया? ये क्या आपकी ब्लड वेसल है? ये जनाब आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं इस तरह, ये क्या आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं इस तरह, इस तरह, ठीक हो गया? ये इस तरह, ओके। फॉर एग्जांपल ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं ना, ये बहुत अजीब सा काम करते हैं। ये आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। ये करते हैं, आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते थे? प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी वेजो डायलेशन करते थे। लेकिन आप खुद सोचें कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करके भी आपका इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं। थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। और वो वेजोडाइलेशन करके तो इन्फ्लामेशन होगी, वो तो वो कोई एक तरह का लॉजिक बनता था, लेकिन यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा सोचने वाला कि कैसे, समझ आ रही है? इस वजह से इसको समझने के लिए अपने जो कान और हाथ, जो सारी चीजें हैं, वो ओपन कर ले और इसको गौर से सुनना है, ठीक है? देखें, फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होता है? स्केलेटल मसल के कुछ सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं पेरिसाइट्स। क्या कहते हैं? इसके नीचे क्या होता है? सेल्स पाए जाते हैं इस तरह, उनको कहा जाता है पेरिसाइट। क्या कहते हैं? आपका पेरिसाइट। ये पेरिसाइट इस तरह है, ठीक हो गया? और इसने, ये पेरिसाइट इस तरह होते हैं, और ये दो सेल्स को इस तरह आपस में ये जोड़ देते हैं। दो सेल्स को आपस में करते हैं, इस तरह जोड़ देते हैं। मुझे अब आप लोगों ने बताना है, शाबाश। जब ये दो सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक हो गया, तो इस और इस सेल के दरमियान में स्पेस ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, बताइएगा जी। ल्यूकोट्रीन्स क्या करते होते हैं? आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं कि आपकी ब्लड के अंदर क्या होते हैं? आपके होते हैं पेरिसाइट्स। क्या होते हैं? आपके पेरिसाइट्स होते हैं। और ये जो पेरिसाइट्स आप जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पेरिसाइट इस तरह, क्या आपके पेरिसाइट है, ये पेरिसाइट क्या करते हैं कि इस सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। जब ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो जो ये गैप इन सेल्स के दरमियान में है, ये गैप ज्यादा होगा या कम होगा? शाबाश, ये गैप ज्यादा होगा या कम होगा? बताएं, जल्दी करें जी। जो जो इनके दरमियान में गैप है, उसके साथ क्या होगा? वो गैप ज्यादा होगा भाई। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये वाली मैं बात कर रहा हूं। देखो, इमेजिन, एक मिनट, अभी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक हो गया, और एक ये तीन सेल है, ठीक हो गया। और यहां पर जनाब आपका क्या पेरिसाइड है, इसको जनाब इन्होंने स्टिमुलेट किया। अब देखें, ये अब गैप इतना है, समझ आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल पेरिसाइट इन दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देगा, इन दोनों के, तो ये सेल थोड़ा सा इधर गया और ये सेल थोड़ा सा इधर आया, ठीक होगा? तो इसके नतीजे में ये गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये जो गैप है इस दोनों के दरमियान में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ जी। जो तीसरे सेल के दरमियान में जो गैप होगा, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बचाएं, बताएं, शाबाश, जल्दी करें जी। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और सिंपल सी बात है, आपका जो गैप होता है वो बढ़ेगा। और जब ये गैप बढ़ेगा, तो यहां पर तो ब्लड चल रहा था, यहां पर क्या चल रहा था? आपका ब्लड चल रहा था। और ये ब्लड जो होगा, वो जनाब इधर से इस सेल्स के दरमियान से, इस सेल्स के दरमियान से आपके कहां आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि जब आपका ब्लड या फ्लूइड आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, उसको हम क्या कहते होते हैं? शाबाश, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन कहते होते हैं। क्या कहते हैं? आपका इन्फ्लामेशन कहते होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों का LTB4 होता है, LTC4 होता है, LTD4 होता है, LTE4 होता है। ये यहां पर वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। और उसके बाद ये आपके ब्रोंकाई जो होते हैं ना, उनकी जो ब्रोंकाई होते हैं, उसको स्पाज्म करवाते हैं। उनका करवाते हैं? आपका स्पाज्म करवाते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। सोचें, ये क्या करते होते हैं? आपका जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है ना, फॉर एग्जांपल जो ब्रोंकाई होते हैं, उनका स्पाज्म करा देते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, जब ब्रोंकाई का स्पाज्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रोंकाई इतनी है, अगर ब्रोंकाई के इतनी है, समझ आ रही है? लेकिन जब स्पाज्म होगा तो ये तंग होगी। क्या होगा? तंग होगी। तो बंदे को जो सांस आएगी वो ठीक आएगी या नहीं सही आएगी? शाबाश, बताएं जी। बंदे को जो सांस आएगी वो सही आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी, शाबाश। नहीं सही आएगी, समझ आ रही है? तो ये रास्ता क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। और यही जो होता है वो किस में होता है? आपकी रिस्पिरेटरी डिजीजेज में आता है। कैसा? फॉर एग्जांपल अस्थमा में ये काम हो रहा होता है।
किसमें हो रहा था आपका? अस्थमा में काम हो रहा था। अस्थमा वाला जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, बेचारा सांस लेता है और उसके बाद जोर लगाकर सांस अंदर लेकर जाता है, फिर जनाब सांस उतनी जाती नहीं है, फिर उसके बाद जोर लगाकर सांस अंदर लेकर जाता है। वो भाई हो क्या रहा, उसकी रीजन ये है कि भाई आपके इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, और ये जो आपके इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं ये जनाब आपकी ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं, और ये जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है ये जनाब आपकी ईयर को आपकी एल्वुलाई तक लेकर जाने के लिए बहुत कम होता है, उतनी एल्वुलाई तक ईयर नहीं जा रही। जब एल्वुलाई तक उतनी एयर नहीं जा रही तो पंगा तो पड़ेगा, समझ आ रही है? जब वो जनाब आपका गैसेस का ऑक्सीजन नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपको दोबारा सांस लेना पड़ता है, और ये किसमें होता है जनाब, आपका कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, सीओपीडी में। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपकी काफी है, तकरीबन 4 से 5 है, समझ आ रही है? हम इंशाल्लाह रिस्पिरेटरी की पैथो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्थमा हो जाता है आपका, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकोक्टेसिस भी इसका थोड़ा बहुत लिंक होता है, उसके बाद एम्फीसीमा होता है, ये सारा। तो ये जनाब आप लोगों को पता चल गया होगा, होप सो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई, शाबाश। एनीवन जिसको समझ नहीं है यहां तक, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट जिसको किसी भी पॉइंट की यहां तक समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है। यहां तक किसी भी पॉइंट की समझ नहीं है, कैरी ऑन करूं फिर? ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट कैरी ऑन करें। लास्ट वाला पॉइंट, यार लास्ट वाला पॉइंट क्या है, सिंपल सी बात है कि ये जो आप लोगों का ये ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई के साइज को कम कर देगा। जब ब्रोंकाई का रास्ता ही कम होगा तो भाई जो एयर आप बाहर से अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो वो रास्ता कम से गुजरेगी ना, एयर कम गुजरेगी, सिंपल सी बात है। जब वो एयर कम गुजरेगी तो क्या होगा, तो वो जनाब आपकी एल्वुलाई तक कम जाएगी। जब वो एल्वुलाई से कम गई तो आपके ब्लड के अंदर कम गई, जब आपके ब्लड के अंदर कम गई तो आपके बॉडी को कम मिली, जब आपके बॉडी के सेल्स को कम मिली तो क्या हुआ, और भाई आप दोबारा से दोबारा सांस लोगे, समझ आ रही है? बॉडी खुद एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस नहीं करती, ये बॉडी के अंदर कोई पैथोजन प्रोड्यूस करता है। ये क्यों हो रहा है, किसी ना किसी पैथोजन की वजह से हो रहा है, ये बॉडी खुद नहीं चाह रही। ये बॉडी के ऊपर किसी ना किसी पैथोजन ने किया था, उसके बाद बॉडी के बाद ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम और आगे आते हैं, इंशाल्लाह भी आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देखें, अब लिकोट्रीन की मैंने बात कर रहा था, लिकोट्रीन B4 था, लिकोट्रीन C4 था, लिकोट्रीन D4 था, E4 था। भाईजान ड्रग्स जो होती हैं वो आप लोगों की ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स होती हैं, इसमें यूज होती हैं, जिसमें सालबुटामोल होती है, टर्बुटालिन होती है, समझ आ रही है, इप्राट्रोपियम होती है, ये सारी आपकी मेडिसिन से इस्तेमाल होती हैं। और आपकी बेसिकली कोलिनर्जिक के साथ लिंक करने वाली मेडिसिन भी हम यूज करते होते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट में बीटा ब्लॉकर आर एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स आर एंटागोनिस्ट। लेकिन अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये जो बच्चे कुछ सुन रहे हैं उनके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी, ठीक है। और अगर ऐसी बातें उनके बच्चों से ऊपर से गुजर रही, उन्होंने कहना पता नहीं की फारसी चल रही है। बेहतर यह है कि जो अभी हम कर रहे हैं तो उसकी तरह रहे। हाँ, जहां तक उसका लिंक आ रहा होगा मैं साथ बताता जाऊंगा, ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह आपकी जनरल चीजें, हम जैसे स्पेशल में जाएंगे तो उसको सारा देखेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे एक्ट करती है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल वहां पर लिंक आया तो मैंने उसी वक्त बता दिया कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे नुकसान दे। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं जनाब, ये ल्यूकोट्रिन B4 क्या करती होती है। ल्यूकोट्रिन B4 जो होती है ये जनाब आपके न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है? आपके न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करती है। अब मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल आपका इधर से निकलकर आपके सेल के अंदर आएगा तो आपका न्यूट्रोफिल जब आता है तो कौन सी इन्फ्लामेशन होती है? शाबाश, कौन सी इन्फ्लामेशन होती है बताएं जी? एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है। तो ल्यूकोट्रीन्स आपकी एक्यूट इन्फ्लामेशन को फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? ल्यूकोट्रीन आपकी एक्यूट इन्फ्लामेशन को फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? शाबाश, हाँ जी कर रहा है जी, गुड हो गया जी, कर रहा है ना। अब देखें आप लोगों ने यहां तक किसी जो आपके बॉडी के जो मास्ट सेल्स होते हैं, कौन से होते हैं? मास्ट सेल्स, ये क्या रोल अदा करते होते हैं इसके देख लेते हैं। आपके ना बॉडी के जो मास्ट सेल्स होते हैं ये क्या रोल अदा करते हैं, देखें। बेसिकली आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं ये बेसिकली रोल अदा करते हैं कोई इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है ना कि यार मैं धूप पे गया और मेरी बॉडी के ऊपर क्या रैशेस बन गए,
समझ आ रही है? मैं धूप पे गया, मेरी बॉडी पे रैशेस बन गए। या कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जनाब जैसे ही मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पे गर्द वगैरह होती है, मट्टी होती है, तो वहां पर मेरा सांस जो होता है उसका इशू बनना शुरू हो जाता है। या कुछ बंदे ऐसे होंगे जो जनाब फॉर एग्जाम्पल जो वो खाना बन रहा होता है ना, और खाना बनते हुए जो जनाब फॉर एग्जाम्पल वो तड़का वगैरह का जो सीन होता है, और उससे जनाब उनको बहुत सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो उसको परफ्यूम से एलर्जी होती है। समझ आ रही है? अलर्जेंस की मैं जब बात करूंगा ना, मतलब ये सारे क्या है, एलर्जी वाली बातें, ये सारे क्या है, एलर्जी वाली बातें। तो जिस चीज से एलर्जी होगी या एलर्जेंस जो होंगे, ठीक हो गया, जो एलर्जेंस जो होंगे, ये एलर्जेंस बेसिकली आपके मास्ट सेल्स को एक्टिव करते हैं। किसको एक्टिव करते हैं? आपके मास्ट सेल्स को एक्टिव करते हैं। जब आपका, अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब आप लोगों का कभी भी आप लोगों ने देखना है कि कब भी एलर्जेंस रिएक्शंस होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा अस्थमा का पेशेंट, उसमें भी ये सीन होता है। या फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी सारी बातें की कि कोई बंदा परफ्यूम से उसको एलर्जी है, किसी बंदे को मट्टी वगैरह से ये सांस लेने का इशू होता है, उसमें होता क्या है? उन सब में आपका हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। कौन सा रिएक्शन एक्टिव होता है? हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। ये अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो रिएक्शंस होता है, ये एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडीज के अंदर होती है एंटीबॉडीज। आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज। और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के लिए जो एंटीबॉडी होते हैं उसको कहते होते आईजीई। क्या कहते होते हैं? आपका आईजीई ये होती है। ये आईजीई जो होती है, ये जनाब कैसे रिलीज होगी? जब कोई एलर्जन आएगा। समझ आ रही है? जब कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एक्टिव होगा तो आपकी आईजीई जो होगी वो एक्टिव हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको जनाब एलर्जी होती है जनाब मट्टी वगैरह से, मतलब किसी भी ऐसी चीज से, ठीक है, वो उसके पास उस मतलब के ऐसे इन्वायरमेंट में गया या ऐसी जगह पर गया या धूप में गया, तो वो जनाब उसका एलर्जेंस जो है वो आपका हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन एक्टिव हो जाएगा तो उसके नतीजे से आपका आईजीई जो होगा वो रिलीज होगा। और आईजीई क्या है? एंटीबॉडी है। और जब ये आईजीई आपके मास्ट सेल्स के साथ क्रॉस लिंक करती है, जब ये आईजीई आपके मास्ट सेल्स के साथ क्रॉस लिंक करती है, तो उसके नतीजे में आपके मास्ट सेल्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। आपके मास्ट सेल्स के होते हैं रप्चर हो जाते हैं। अब हम ये सारी चीजें देखने लगे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, ये जनाब कोई बंदा है, ठीक है, मतलब जैसे भी बना दो इसको, चलो यानी कि ये एक आदमी है, ठीक है। और इस आदमी को जनाब आप इस तरह समझें कि ये जनाब फॉर एग्जाम्पल मट्टी वगैरह इससे जनाब उसको एलर्जी होती है, ठीक है। और इस तरह हुआ कि जनाब जैसे ही ये बंदा गया, ठीक हो गया, या धूप वगैरह समझे कि जैसे ही ये बंदा गया और धूप जनाब इसके ऊपर पड़ी, ठीक होगा, और इसकी वजह से अब क्या होगा? अब उसका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्टिव होने लगेगा। जैसे उसका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्टिव होने लगा तो इसके नतीजे में आपका आईजीई जो एंटीबॉडी होगी वो रिलीज होगी। और जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी रिलीज होगी तो आपके ब्लड के अंदर जो होते हैं, आपकी आईजीई भी होती है, आपकी एंटीबॉडी कहाँ होती है? आपकी ब्लड के अंदर भी होती है। और आपके ब्लड के अंदर ही सेल्स होते हैं, वो ब्लड के अंदर ही सेल्स है ना, मास्ट सेल्स, ये वो सारे वो कहाँ होते हैं? आपके ब्लड के अंदर ही होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने समझना है, एक ये मास्ट सेल्स है और एक ये मास्ट सेल्स है, ठीक हो गया। मास्ट सेल का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, होता है इस तरह का, ठीक हो गया, ये इस तरह का होता है, तो था आपका इस तरह का। अब जिस वक्त आपके मास्ट सेल्स, दो मास्ट सेल्स इस तरह क्रॉस लिंक कर लेंगे ना, इस तरह क्रॉस लिंक कर लेंगे, समझ आ रही है? आईजीई के साथ ये मास्ट सेल्स जो होंगे ये रप्चर हो जाएंगे। जैसे ये मास्ट सेल्स रप्चर होंगे तो इससे कुछ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? इसके अंदर से आपका हिस्टामिन रिलीज होगा और इसके अंदर से आपका हेपारिन रिलीज होगा। क्या होगा? हिस्टामिन रिलीज होगा और क्या होगा? आपका हेपारिन रिलीज होगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, बंदा धूप में गया और उसी वक्त क्या हुआ? वो बेचारे बॉडी के ऊपर क्या होगा? उसी वजह रैशेस पड़ गए। क्या होगा? उसी वक्त रैशेस पड़ गए, ठीक हो गया। अब वो हुआ क्या? वो जनाब जैसे ही आपका हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन ने करवाई वेजोडाइलेशन। क्या करवाई? आपकी वेजोडाइलेशन। जैसे वेजोडाइलेशन हुई तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर से जो फ्लूइड था वो सारा निकलकर आपके कहां आ गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। और हेपारिन का काम क्या होता है? हेपारिन करता होता है खून को पतला।
क्या करता था आपका, खून को पतला करता है। अब जैसे ही आपका ब्लड थिन होगा तो वो इजीली आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो वो बंदा जो होगा वो कहेगा वो मेरा बेड़ा गर्क हो गया जनाब, मेरा पता नहीं क्या होने लगा, मैं तो मरने लगा हूं। वो जनाब देखता है वो उसकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े रैश होते हैं और देखता है तकरीबन 15 मिनट बाद जैसे ही आराम से बैठता है तो वो ठीक हो जाते हैं। वो होता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अलर्जेंस की वजह से होता है, वो मास सेल्स की रिलीज होने की वजह से होता है, वो मास सेल्स की ओवर एक्टिवेशन की वजह से होता है। और मास सेल्स के अंदर क्या होते हैं, मास सेल्स के अंदर होता है जनाब आप लोगों का एक तरह का हिस्टामिन और दूसरा क्या होता है आपका हेपारिन। हिस्टामिन और हेपारिन जो है वो रिलीज होता है। जैसे हिस्टामिन रिलीज होंगे वैसोडाइलेशन होगी। यहां पर कई लड़कों को हो रहा होगा ऐसा, फॉर एग्जांपल यहां पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं वो आपकी बॉडीज के ऊपर उस तरह का इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान में एक बंदा बहुत देर से रह रहा है, लेकिन अगर ऐसा कोई न्यू बंदा इधर आता है तो उसकी बॉडी के ऊपर रैशेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। सन ब्लॉक वैसे हकीकत है मैंने कभी जिंदगी में सन ब्लॉक देखा नहीं है, मतलब कि वो दिखता कैसा है ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है कि सन ब्लॉक हेल्प करेगा या क्या है सीन है। ठीक है तो तो अब देखिए वो बंदा बेचारा जो है वो कहता है यार मेरी बॉडी के ऊपर रैशेस बन गए, और उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ी देर के बाद आराम से बैठता है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद आराम से बैठेगा तो क्या होगा कि जनाब आप लोगों का वो अलर्जेंस जो होगा ना, जो इरिटेट कर रहा था, अब वो इरिटेट नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि उस बंदे ने, अब वो घर आ गया है। अब अगर घर आ गया, बाहर उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी, जैसे वो घर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज नहीं हो रही। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज नहीं हो रही तो उसके नतीजे में उसका आईजी रिलीज नहीं हो रहा। अब जैसे ही आईजी रिलीज नहीं हो रहा तो उसके नतीजे में आपका मास सेल्स के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा। जैसे ही मास सेल्स के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा तो उसके नतीजे में आपका हिस्टामिन रिलीज नहीं हो रहा, हेपारिन रिलीज नहीं हो रहा। हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगी, हेपारिन रिलीज नहीं होगा, खून पतला नहीं होगा, और आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा नहीं, और बंदा कहेगा अब मैं तो ठीक हो गया हूँ। ठीक हो गया। कोई बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की समझ नहीं आई, शाबाश। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस कंसेप्ट की समझ नहीं आई। एक तो मैंने बता दिया ये कि जब कोई इंजरी होती है, सॉरी आपका मास सेल्स के थ्रू इस तरह होता है। दूसरा कैसे होता है, दूसरा होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कुछ कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इसको करती होती हैं एक्टिव, मास सेल्स को। अब ये क्वेश्चन आता होता है कि कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं वो जनाब आपके मास सेल्स को एक्टिव करती हैं। कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है C5a और C3a। ये दोनों कंप्लीमेंट जो प्रोटीन होती हैं ये जनाब आपके मास सेल्स को एक्टिव करती है। किसको एक्टिव करती है, आपके मास सेल्स को एक्टिव करती हैं। आगे आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो। मास सेल से आपका आपका हेपारिन, और उसके बाद क्या होता है आप लोगों का एक तरह का हेपारिन, और दूसरा कौन सा होता है, हाँ जी, मास सेल से हेपारिन और बताते हो हिस्टामिन रिलीज हुआ, वैसोडाइलेशन हुई, तो ये सारा प्रोसेस हो गया। ओके। अब देखें एक और क्या होता है, C5C3 है, और किसी जगह पर अगर ट्रॉमा भी हो, तो किसी जगह पर अगर ट्रॉमा भी हो, टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी की वजह से भी होता है, टिश्यू इंजरी की वजह से भी होता है। फॉर एग्जांपल बंदा जा रहा है और बंदे ने, फॉर एग्जांपल आप जैसे जाते हो ना, और ये तो हर किसी बंदे के साथ नॉर्मल होता है, बंदा जा रहा होता है, जिंदगी में लाजमी एक बार तो हुआ ही होगा, बंदा बेचारा दरवाजे के अंदर अपनी उंगल खुद ही दे बैठता है और देखता है कि वहां पर स्वेलिंग हुई है, 2-3 दिन तक रहती है। समझ आ रही है। और उस स्वेलिंग में किसका भी रोल होता है, उसमें जनाब दूसरे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का भी रोल होता है, और उसके बाद ये मास सेल्स का भी होता है। किसका होता है, मास सेल का भी होता है। और फिर 3 दिन उसके ऊपर जनाब वो पट्टी करके या तेल वगैरह लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो वो जनाब किसका लिंक है, इसका लिंक होता है। ठीक है। तो टिश्यू इंजरी का भी लिंक होता है। तो ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए जनाब, ये किस तरह मास सेल्स किस तरह एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं। यहाँ तक कोई स्टूडेंट, स्पीड मेरे ख्याल में आज कम है ना वैसे। C5C3 का बता दें। C3a और C5a आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन होती हैं। ये बेसिकली आपका इम्यूनो का टॉपिक है। ठीक है। ये उस वक्त आप लोगों को मेन पता चलेगा कि C3 और C5a जो होती है ना कंप्लीमेंट प्रोटीन, ये भी आप लोगों का एक तरह का मास सेल्स की एक्टिवेशन करता होता है। और C5a जो होता है वो न्यूट्रोफिल को भी एक्टिव करता होता है। ये लिख लीजिए, C5a आपके न्यूट्रोफिल को भी एक्टिव करता होता है और आपके मास सेल्स को भी एक्टिव करता है। आपके न्यूट्रोफिल्स को कौन कौन एक्टिव कर सकता होता है, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्रीन D4, उसके बाद आपका एक होता है जनाब आपका सॉरी लिकोट्रीन 8, उसके बाद आपका इंटरलिकन, एक मिनट,
ल्यूकोट्रीन B4, उसके बाद जनाब आप लोगों का C5A, और उसके बाद आप लोगों का आ जाता है इंटरल्यूकिन 8 हो गया, C5A हो गया और ल्यूकोट्रीन B4, ये होते हैं। ठीक हो गया। ये तीन चीजें जो होती हैं वो आपके न्यूट्रोफिल को एक्टिव करती होती हैं। तीन चीजें, ये एमसीक्यूज में आता होता है कि कौन ऐसे से तीन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और इन्फ्लामेशन में क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स का उस जगह पर आना। और कौन से तीन ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को उधर लेकर आते हैं, एक होता है इंटरल्यूकिन 8, एक होता है C5A और एक होता है ल्यूकोट्रीन B4। दो हमने डिस्कस कर लिए हैं, C5A हम कर चुके हैं और आपका LTB4 कर चुके हैं। इंटरल्यूकिन 8 को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। देखें, एक बंदा जो है ना, वो जनाब फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बार आता है। ये क्वेश्चन वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी बार आया है। यू वर्ड की आप ओपन करेंगे बुक, तो उसमें क्वेश्चन ये काफी बार पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है जनाब कि एक पर्सन है, उसका जनाब जैसे ही अलर्जेंस के साथ कांटेक्ट होता है, ठीक हो गया, उसके बाद उसके बॉडी से मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन ज्यादा हो जाती है। अब वो बंदे के बाद, बॉडी के बाद अगर हम एग्जामिन करें तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद, और उस वक्त कौन से सेल्स आपके मास सेल से एक्टिव रिलीज हो रहे होंगे, आपके मास सेल से कौन से सेल्स रिलीज हो रहे होंगे। बात करने का मकसद क्या है, जब 3 से 4 घंटे मैंने कह दिया तो वो होता है लेट। वो क्या आपका लेट। तो लेट जब हो जाए तो उस वक्त आपके जो मास सेल्स जो सेल्स रिलीज करते हैं उनको कहते होते हैं एराकिडोनिक एसिड। क्या कहते होते हैं आपका, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड का तो काम आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो। लिकोट्रीन B4 होता है, लिकोट्रीन C4 होता है, लिकोट्रीन D4 होता है। क्या करते हैं वो, वैसोडाइलेशन करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं। तो वो आप लोग ज्यादा जानते हो, वो मैं करवा चुका हूं। समझ आ रही है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर लेट, यानी कि लेट अगर देखा जाए तो लेट क्या होगा, आपने कहना है लिकोट्रीन्स रिलीज होते हैं, आर्किडोनिक एसिड रिलीज होता है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएस असेंबली के रिलेटेड बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि जो लिकोट्रीन्स होते हैं, जो आप लोगों का मतलब कि ये या एराकिडोनिक एसिड होता है, वो मास सेल से देर से रिलीज हो सकता है। ये समझ नहीं आया। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि मास सेल से दो सेल तो रिलीज होते हैं, एक होता है आपका हिस्टामिन और दूसरा कौन सा होता है, हेपारिन। ये फौरन रिलीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा धूप में गया और जैसे फौरन गया, तो उस वक्त क्या हुआ कि उसी वक्त जैसे जाता है उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक तरह के स्वेलिंग हो जाती है या रैशेस बन जाते हैं। लेकिन एक बंदा है, वो धूप के अंदर तकरीबन 3-4 घंटे रहा और उसके बाद उसके स्वेलिंग बने। क्या हुआ, अलर्जेंस तो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। समझ आ रही है। मास सेल्स तो एक्टिव था, लेकिन मास सेल्स जब लेट, मतलब कि जो स्टिमुलाई उसने रिलीज किया, जब लेट जो प्रोसेस, जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स उसने रिलीज किया, वो था एराकिडोनिक एसिड। क्या था, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड क्या करता था, वो भी आपकी वैसोडाइलेशन करता होता है। सॉरी, वो आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन करता होता है, एराकिडोनिक एसिड। लेकिन वैसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, वहां पर भी स्वेलिंग मिलती होती है आपको, वहां पर भी आपको एडिमा मिलता होता है, वहां पर भी आपको फ्लूइड इकट्ठा मिलता होता है। समझ आ रही है। तो मेन अगर आपने पूछा जाए कि अगर लेट हम देखें 3 से 4 घंटे के बाद, तो हमें क्या मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो हमने कहना है कि मास सेल से आपकी कौन से सेल्स रिलीज हो रहे होंगे, आपके एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहना है आपके एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो रहे होंगे। और ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई, वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, अभी तक कोई स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई, वो बंदा पूछ सकता है। क्लियर है। ओके जी, अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाए जी। आगे आता है आपका कंप्लीमेंट सिस्टम। और ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा ओवरव्यू एक तरह का। उसकी रीजन ये है कि ये पैथो का पार्ट है, आपके इम्यूनो का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, आपके इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। और इम्यूनोलॉजी के में मैंने डिटेल में ये बताया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी पड़ी होंगी जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है कि जनाब कंप्लीमेंट सिस्टम कैसे एक्टिव होता है, क्या होता है, ये होता है, वो होता है। तो हम फुल डिटेल में नहीं जा सकते, सॉरी टू से। ठीक है, हम पैथो डिस्कस कर रहे हैं तो हम पैथो के रिलेटेड ही जाएंगे। अब मैं उसको, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। देखिए जी, कंप्लीमेंट सिस्टम जो है, ये बेसिकली आपकी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। कंप्लीमेंट प्रोटीन जो होती है, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, आपकी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन होती है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक्टिव होती हैं जब कोई पैथोजन के साथ इनका सामना होता है।
जब किसी पैथोजन के साथ इनका आमना सामना होगा ये तब एक्टिव होंगी। समझ आ रही है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिव करने के 3 पाथवे होते हैं। कितने पाथवे होते हैं आपके? 3 पाथवे होते हैं। एक पाथवे होता है क्लासिकल पाथवे। एक कौन सा पाथ होता है आपका? क्लासिकल पाथवे। एक पाथवे होता है आपका अल्टरनेटिव पाथवे और एक होता है मनोज बाइंडिंग पाथवे। समझ आ रही? अभी मैं हर पाथवे को सेपरेट लिखता हूँ। एक कौन सा पाथवे होता है आप लोगों का? एक पाथवे होता है जनाब आप लोगों का क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे। एक पाथवे होता है आप लोगों का मनोज बाइंडिंग का, एमबी मनोज बाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक होगा। और एक जो पाथवे होता है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। क्या कहते हैं आपका? अल्टरनेटिव पाथवे। देखो ये 3 पाथवे होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका क्लासिकल पाथवे में क्या होता है। देखें, आपका जो क्लासिकल पाथवे होता है ना, समझ आ रही है? क्लासिकल पाथवे में आप लोगों का आईजीएम और आईजीजी जो बॉडी एंटीबॉडी होती है ना, आपकी एंटीबॉडीज होती है 5। ये तो सबको पता होगा ना, गेम्ड के नाम से याद कर लें यार, अमीनो के अंदर बहुत छोटी सी चीजें, आपको 5 पता होना चाहिए कि आपकी 5 एंटीबॉडीज होती हैं। आपकी बॉडी एंटीबॉडीज कितनी होती है? 5 होती हैं। आपको पता होगा आईजीई होती है, आईजीए होती है, समझ आ रही है? आईजीएम होती है, आईजीडी होती है और उसके बाद आईजीजी होती है, आईजीजी होती है। ये 5 आपकी एंटीबॉडीज होती हैं। ये कौन सी होती है? 5 आपकी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। इन 5 एंटीबॉडीज में से क्या कह रहे हो गुलाम मुर्तजा? निमोनिक्स गेम्ड, गेम्ड इसके निमोनिक्स है GAMED, गेम्ड। इसके जो निमोनिक्स हैं वो गेम्ड के नाम से हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल क्लासिकल पाथवे में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। क्लासिकल पाथवे में कुछ इस तरह का पंगा होता है कि जनाब आप लोगों का आईजीजी और आईजीएम जो होती है ना, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज जो होती हैं ये पैथोजन के साथ मिलती हैं। आईजीजी और आईजीएम ये किसके साथ मिलती है? आपके पैथोजन के साथ मिलती हैं। जैसे ही आईजीजी और आईजीएम पैथोजन के साथ मिलेगी, जैसे ये पैथोजन के साथ मिलेगी, इसके साथ आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन C1 लग जाती है। कौन लगती है? आपकी C1 लग जाती है। जैसे ही आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन C1 लगेगी तो इसके बाद आपका क्लासिकल पाथवे एक्टिव हो जाएगा। कौन सा पाथवे एक्टिव हो जाएगा? आपका क्लासिकल पाथवे। आपका क्लासिकल पाथवे क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। समझ आ रही है? बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज कौन सी होती है? आईजीएम होती है, आईजीजी होती है, आईजीई होती है, आईजीडी होती है, जो भी होती है। लेकिन अब जो होती है वो मेनली हमने देखनी है 2। आईजीएम और आईजीजी जो एंटीबॉडी है ना, जैसे ही आपके पैथोजन के साथ मिलेगी ना, आईजीएम और आईजीजी ये दोनों जैसे ही आपके पैथोजन के साथ मिलेगी ना, तो आपकी बॉडी, आपके ब्लड के अंदर ये दोनों, अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ओके जी, अब आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जाम्पल अब ये आपका एक आईजीएम और आईजीजी है, ये दोनों है, आईजीएम और आईजीजी है, ठीक हो गया। ये दोनों आपकी एंटीबॉडीज है, ठीक हो गया। और यहां पर जनाब आपका पैथोजन है, ये क्या आपका पैथोजन है, ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में मिल गई है, ये दोनों में क्या आपस में मिल गई है, ओके। अब ये ब्लड के अंदर है आईजीएम और आईजीजी और उसके बाद पैथोजन आपके ब्लड के अंदर होती है। ये आपकी आईजीएम होती है, एक होती है आईजीएम और आईजीजी आपकी क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। फॉर एग्जांपल ये आईजीएम और आईजीजी इस तरह, ठीक हो गया। ये दो आपकी क्या होती है? एंटीबॉडीज। ये दोनों एंटीबॉडीज जैसे ही आपके पैथोजन के साथ मिलती है ना, जैसे ही आपके पैथोजन के साथ मिलेगी, अब ये दोनों क्या आपके पैथोजन के साथ मिलेंगे। अब जैसे ये पैथोजन के साथ मिलती है, अब ये ब्लड के अंदर है, और जैसे ये ब्लड के अंदर है तो आपके ब्लड के अंदर क्या? C1 कंप्लीमेंट प्रोटीन। C1 कंप्लीमेंट प्रोटीन है, और जैसे ही C1 कंप्लीमेंट प्रोटीन है तो इसके बाद आपका एक पाथवे एक्टिव हो जाता है, उसको कहते हैं क्लासिकल पाथवे। क्या कहते थे? आपका क्लासिकल पाथवे। अब आप लोगों ने कहना है कि क्लासिकल पाथवे में क्या होता है? क्लासिकल पाथवे में भाईजान आप लोगों का जो होता है वो ये कहते हैं कि आप लोगों का आपका आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी होती है। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है? आपका आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी होती है, और C1 जो होती है ना आपकी, C1 आपकी जो कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है वो जनाब इसके साथ आकर लगती होती है, C1 जो होती है, ठीक है। इस पाथ को कहते हैं क्लासिकल पाथवे। अब हम बस दो छोटे यही इसको तो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। क्या आता है आपका? अल्टरनेटिव पाथवे। कि अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है? अल्टरनेटिव पाथवे। देखिए जो आपका अल्टरनेटिव पाथवे होता है ना, उसमें सिंपल सी बात है कि आप लोगों का जैसे ही माइक्रोबियल जो प्रोडक्ट्स होगा ना, समझ आ रही है?
माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, वहां पर तो इस तरह था ना, वहां पर क्या था, वहां पर इस तरह का सीन था कि आपका ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स था, यानी कि पैथोजन था, और ये पैथोजन आपके किसके साथ लगता था, आपकी एंटीबॉडीज के साथ लगता था, ठीक हो गया, और ये दोनों मिलकर आपके कंप्लीमेंट को एक्टिव करती थी, ऐसे थी। लेकिन इस प्रोसेस में हमने इसको नहीं लेना, यानी कि आपकी एंटीबॉडीज को नहीं लेना, माइक्रोबियल जो सब्सटेंस होगा ना वो डायरेक्टली आपके कंप्लीमेंट को एक्टिव कर रहा होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। इस पाथवे को कहते हैं आपका अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक हो गया। एंड पर आता होता है आपका मनोज बाइंडिंग पाथवे। एंड पर क्या होता है आपका मनोज बाइंडिंग पाथवे। तो जो आपका मनोज बाइंडिंग पाथवे होता है, इसमें क्या होता है, मनोज बाइंडिंग पाथवे में सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो मनोज होता है ना, समझ आइए, मनोज वो जनाब आपके पैथोजन के साथ मिलता होता है और उसके बाद आपका कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है। मतलब कि मनोज बाइंडिंग में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल आपका मनोज था, क्या था आपका मनोज था, ये मनोज साहब आपके पैथोजन के साथ मिला, ठीक होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट एक्टिव हुआ, तो इसको कहते हैं मनोज बाइंडिंग पाथ। देखिए, हम इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रहे थे और इसी इन्फ्लेमेशन में हम देखेंगे कि अगर ये हमारी ब्लड वेसल कोई डैमेज होती है तो क्या होता है, ठीक है, या जो एरिया डैमेज होता है उस वक्त क्या होता है, उस पोर्शन को अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप इसी पॉइंट को देख लें कि फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में भी आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाता हूँ और उसमें आप लोगों को सही इंशाल्लाह पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप ये इमेजिन करें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी है ब्लड वेसल, ये आपकी क्या, एक ये ब्लड वेसल और ये आपकी है ब्लड वेसल, ठीक है। और जो ब्लड वेसल होती है ये बनी होती है आपके एंडोथीलियल सेल्स की, किन सेल्स की बनी होती है, आपके एंडोथीलियल सेल्स की। तो ये तो सबको पता है, ये आपकी बनी हुई है जनाब आपके एंडोथीलियल सेल्स की, ये जनाब इस तरह बनी हुई है। अब इस एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर जो होते हैं वो जनाब आपकी कुछ एक तरह के मसल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके नीचे आप इस तरह समझें कि जैसे कि आपके स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे कि आपके क्या स्केलेटल मसल है, इस तरह ये है। अब आप लोग सोचें कि फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजरी हुई है, समझ आ रही है, तो यहां पर ये ब्लड वेसल भी डैमेज हो गई है, ये ब्लड वेसल भी डैमेज हो गई है। या फिर ये जैसे ही कोलाजन ये डैमेज होता है ना, जैसे यहाँ पर कोलाजन डैमेज होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पॉइंट को, आपके जब किसी जगह पर इंजरी होती है तो वहां से ब्लड निकलता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे वो ब्लड निकलेगा तो वो ब्लड हर वक्त नहीं निकलता रहता, थोड़ी देर के लिए निकलता है और उसके बाद वो ब्लड क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब हम वो प्रोसेस देखेंगे कि वो स्टॉप कैसे होता है और ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब देखें, नॉर्मल जो ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है वो जनाब इस तरह घूम रहा होता है एक सर्कुलेशन में, इस सर्कुलेशन को कहते होते हैं जनाब आपका लेमिनर फ्लो, क्या कहते हैं आपका लेमिनर फ्लो कहते होते हैं, ठीक है। ये लेमिनर फ्लो क्यों होता है कि आपकी ये ब्लड वेसल और ये जो ब्लड वेसल होती है ना, ये इसमें से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ये फैक्टर्स जो होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालते हैं और इक्वल होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, मतलब कि इधर से भी फोर्स इधर आती है और इधर से भी इधर फोर्स आती है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझें कि एक बंदा आपको धक्का लगा रहा है और आप एक बंदे को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह, तो आप क्या रहेंगे, आप बिल्कुल इक्वल प्लेस पर रहेंगे, ना वो आगे पीछे जाएगा ना आप आगे पीछे जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो ब्लड वेसल होती है इसमें से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक होगा। ये जो फैक्टर्स जैसे रिलीज होते हैं तो ये ब्लड को अपनी तरफ आने नहीं देते, जब ये फैक्टर्स ब्लड को अपनी तरफ आने नहीं देंगे, ठीक हो गया, तो इधर से ये जो दूसरी ब्लड वेसल है इधर से भी कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि ब्लड वेसल को ब्लड को अपनी तरफ नहीं आने देते। तो दोनों जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो लेयर्स हैं एक तरह की, उन दोनों में से कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि जनाब आपके ब्लड को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, ठीक हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा आप लोगों ने सोचना है कि अगर आपकी ब्लड वेसल यहां से डैमेज हो जाती है, अगर ये ब्लड वेसल यहां पर डैमेज हो जाती है, एक तरह इमेजिन करें, समझ आ रही है, तो जब ये ब्लड वेसल डैमेज होगी तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहां से क्या फिर वो इधर से ये फैक्टर रिलीज होगा, इधर वाला जो इसको दूसरी तरफ पुश कर रहा था ब्लड को, शाबाश बताएं जी, क्या वो फैक्टर जो होगा वो रिलीज होगा जो कि ब्लड को दूसरी तरफ पुश कर रहा था, नहीं होगा। तो फिर ब्लड क्या करेगा, क्योंकि दूसरे वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये तो इधर धक्का लगा रहा है, ये तो इधर धक्का लगा रहा है, ये वाला फैक्टर जो है वो अब नहीं रिलीज हुआ। जब ये वाला फैक्टर रिलीज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ब्लड जो होता है वो इस तरफ इधर आना शुरू हो जाता है। मतलब कि ब्लड क्या होता है, अब मैं दोबारा एक बार डायग्राम बनाता हूँ, मतलब कि ये इस तरह हो गया, ठीक हो गया। नॉर्मल क्या होता है जनाब, आपका ब्लड जो होता है वो इस तरह सेंटर में घूम रहा होता है, ठीक हो गया। अब यहां से ये फैक्टर एक तरह का डैमेज, यानी कि यहां से ब्लड वेसल डैमेज होगी, जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई तो यहां से फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं वो होंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे वो फैक्टर रिलीज नहीं होंगे तो वो फैक्टर जैसे ये रिलीज नहीं हुआ तो वो फैक्टर था जो कि ब्लड वेसल से यानी कि ब्लड को इधर आने नहीं देता था पर दूसरी तरफ पुश करता था, लेकिन अब ये पुश नहीं कर सकेगा। जैसे वो पुश नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड जो होगा वो इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा,
इस डायरेक्शन में इधर आएगा तो कुछ ब्लड, समझ आ रही है? तो जो इस डायरेक्शन में ब्लड आएगा, समझ आ रही है? अब देखें ब्लड की जो एक तरह की रास्ता जो है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जो पाथवे वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, शाबाश बताएं जी। सर्कुलेशन जो चेंज हुई है, और जैसे ये सर्कुलेशन चेंज होती है, पहले जो फ्लो था उसको कहते थे लेमिनर फ्लो, और इस फ्लो को कहते होते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इस फ्लो का क्या कहते होते हैं हम? टर्बुलेंट फ्लो कहते होते हैं, ठीक है। मैं एक बार सुपरफिशियली बताऊंगा, ये है आपकी मेन हीमाटोलॉजी के अंदर, और जनरल हीमाटोलॉजी के अंदर इंशाल्लाह हम थोड़े से 1-2 वीक के बाद इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे ये, लेकिन अभी आप सुपरफिशियली देखें, ठीक है। अब देखें जैसे ये डैमेज होता है तो इसके अंदर से आपके एंडोथेलियल जो सेल होता है, समझ आ रही है, इसके अंदर से एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होती हैं आपकी कुछ बॉडीज पाई जाती हैं। क्या होती है? कुछ बॉडीज पाई जाती है आपके एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। उन बॉडीज को कहते होते हैं वेबल पैलेट बॉडीज। उन बॉडीज को क्या कहा जाता है? आपका वेबल पैलेट बॉडीज। ये वेबल पैलेट बॉडीज पता क्या करती होती है? ये वेबल पैलेट बॉडीज जो होती हैं ये एक फैक्टर को रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। क्या नाम होता है उसका? वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। अब गौर कीजिएगा, शाबाश। ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर जैसे रिलीज होता है तो ये जो ब्लड सेंटर में घूम रहा होता है ना, सबसे पहले वॉन विलीब्रेंट फैक्टर जो होता है ये प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचता है। प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ये प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो प्लेटलेट्स क्या होंगे? इधर आ जाएंगे। प्लेटलेट्स क्या होंगे? इधर आ जाएगा पहला प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इधर आ गया। अब जैसे प्लेटलेट्स इधर आया, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये हमारे लिए फायदेमंद का फैक्टर क्या होता है? वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर जो होता है वो प्लेटलेट्स को खींचता है और यहाँ पर लेकर आ जाता है जहां पर ब्लड वेसल डैमेज हुई होती है। अब देखें ये ब्लड वेसल थी, ठीक होगा, यहाँ से ब्लड वेसल डैमेज हुई थी, और जैसे ये ब्लड वेसल डैमेज हुई थी अब ये प्लेटलेट से यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक हो गया। प्लेटलेट्स यहां पर इकट्ठा हुआ। इस प्लेटलेट्स के अंदर अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि दूसरे प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होते हैं, समझ आ रही है? जो कि दूसरे प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि ये वाला जो प्लेटलेट है ना, इसके अंदर एक और प्लेटलेट भी है ना, इस तरह ये दूसरे प्लेटलेट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये प्लेटलेट्स इधर पर इकट्ठे हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल होगी डैमेज, यहाँ पर ब्लड वेसल होगी डैमेज होगी, तो इधर से वो फैक्टर्स क्या रिलीज होंगे? सिंपल सी बात है कि वो फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे। अब जब वो फैक्टर्स ही रिलीज नहीं हुए तो जो ब्लड इधर सेंटर में घूम रहा था वो ब्लड सेंटर में नहीं घूमेगा, बल्कि ब्लड जो होगा वो इधर आने लग पड़ेगा, ठीक होगा, इस जगह पर इकट्ठा होने लग पड़ेगा, इधर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखते हो कि आपके किसी बॉडी पर जब कोई इंजरी होती है तो वहां से ब्लड क्या निकलता है? बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अब इसी के नीचे होते हैं ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, समझ आ रही है? ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसके नीचे बिल्कुल आपके कुछ पाए जाते हैं जिसको कहते हैं वेबल पैलेट बॉडीज। उसका नाम होता है वेबल पैलेट बॉडीज। ये वेबल पैलेट बॉडीज जो होते हैं ये रिलीज करता होता है आपका वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। क्या करता होता है? आपका वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। अब देखें ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये इस तरह मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर जो होता है ना, जो आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये इसको इधर लेकर आता है। और प्लेटलेट्स का मेन काम होता है खून को जमाना, ब्लड को, यानी कि क्लॉटिंग करना। अब देखो ये कैसे फायदेमंद है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड यहाँ पर प्लेटलेट्स आए ही ना, अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स आए ही ना, तो आपका ब्लड जो होगा वो इधर से निकलता रहेगा और आपका ब्लड बॉडी से यानी कि वेस्ट होता है, यानी बॉडी से निकलता रहेगा, ठीक होगा। तो जो प्लेटलेट्स आते हैं वो यहाँ पर इस वजह से आते हैं ताकि जनाब आपका ब्लड जो है वो आपके ब्लड वेसल से ज्यादा बाहर ना निकले, और आपका जो प्लेटलेट्स है वो इसको निकलने नहीं देंगे, और फिर ब्लड जो होगा वो आपकी ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। अभी देखें ये जो वॉन विलीब्रेंट फैक्टर ऐसे रिलीज हुआ, इस वॉन विलीब्रेंट फैक्टर ने ये फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स था, ये प्लेटलेट्स था, इस वॉन विलीब्रेंट फैक्टर ने प्लेटलेट्स को इस तरह खींचा और जहां पर इंजरी थी वहां पर ले आया, जहां पर इंजरी थी वहां पर ले आया। अब ये प्लेटलेट्स आपकी जहां पर इंजरी थी वहां पर इस तरह लग गया, वहां पर क्या लग गया? ये एक प्लेटलेट्स लगा, इस प्लेटलेट्स ने क्या किया? अब दूसरे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया। इस प्लेटलेट्स ने क्या किया? दूसरे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया। ये प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट्स को ऐसे अट्रैक्ट करता है कि जनाब जैसे दूसरा प्लेटलेट्स आता है यहाँ पर, तो प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। और प्लेटलेट्स का मतलब काम क्या होता है? आपका खून को जमा करना, यानी कि जमाना, एक तरह का क्लॉटिंग करना। तो जो ब्लड होगा वो इधर से अब नहीं निकल सकेगा, आपकी ब्लड वेसल से नहीं निकल सकेगा। तो इसको कहते होते हैं एक तरह का कोआगुलेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? आपका कोआगुलेशन, यानी कि ये एक तरह का एग्रीगेशन होगी प्लेटलेट्स की, जहां पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए, इसको कहते हैं एग्रीगेशन। और जो आपका ब्लड जो होगा वो जनाब अब यहां से निकलेगा बाहर नहीं, बल्कि सीधा ही जाएगा। कोई बच्चा जिसको समझ नहीं है अभी? हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं है? शाबाश। ओके, अगर क्लियर हो गया तो सिंपल सी बात है।
सिंपल सी बात है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो हिसाब क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल होती है उसमें से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो एक एक फैक्टर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हीमाटोलॉजी के अंदर। सिर्फ एक हफ्ता सुकून से बैठ जाइएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक हो गया। वो फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड को बिल्कुल सेंटर में रखते होते हैं। अब देखें, जैसे ही आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो अब वो फैक्टर्स रिलीज नहीं हो रहे। जब वो फैक्टर्स रिलीज नहीं होते तो जो ब्लड होता है जो सेंटर में घूम रहा होता है वो सेंटर में नहीं घूमेगा, बल्कि जहां से ब्लड वेसल डैमेज है वहां की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब जो ब्लड है वो वहां से जाना शुरू हो जाएगा और ब्लड वहां से निकल रहा है। ब्लड कहाँ है, निकल रहा है, समझ आ रही है। अगर ब्लड ऐसा ही निकलता रहेगा तो आपकी ब्लड वेसल के अंदर तो ब्लड कम हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाएगा। और इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए हमारा क्या होता है कि हमारे जो टिश्यू, आपके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इसके अंदर एक होती है वेबल पैलेट बॉडी। ये वेबल पैलेट बॉडी क्या करती है, आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है, उसकी तरफ कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से जनाब आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो जनाब आपकी ब्लड वेसल की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे ही प्लेटलेट्स आपकी ब्लड वेसल के साथ आते हैं और वहां पर जो इंजर्ड वाली जगह है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक हो गया, वहां पर क्या हो गया, इकट्ठे हो गए। अब देखें दूसरा प्लेट, फिर जनाब दूसरे प्लेटलेट्स को मैसेज गया, दूसरा प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठा होगा, फिर तीसरे को गया, तीसरा इकट्ठा हो गया। इस तरह प्लेटलेट्स आपस में यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं, समझ आ रही है। वो प्लेटलेट्स क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए, वो उसकी रीजन ये थी ताकि जनाब आपका ब्लड जो है वो इंजर्ड पार्ट से बाहर ना निकले। अब यहाँ पर एक और पंगा आ सकता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो क्या, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल इसी तरह है, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर मैंने कहा कि ये प्लेटलेट्स इस तरह इकट्ठे होगा, अगर इतने ज्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, अगर इतने ज्यादा यहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और ये रोक रहे कि यहाँ से ब्लड बाहर ना निकले, तो ये जो ब्लड इस तरह से सीधा किसी आर्गन को मिल रहा है तो ये भी तो कम हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रेन समझे, ठीक हो गया। तो अगर ये प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े हैं, ठीक हो गया, जो यहाँ पर इतने ज्यादा हो गए हैं, तो जो जो ब्लड आपके ब्रेन को मिलेगा वो भी तो कम मिलेगा ना। अब इसी प्रोसेस को रोकने के लिए फौरन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपका एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिन। क्या होता है, प्लाज्मिन। ये प्लाज्मिन क्या करता है कि यहाँ पर जो प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए होते हैं इसको वैसे ही तोड़ देता है और आपकी ब्लड वेसल को नॉर्मल रहने देता है। समझ आई कि नहीं आई। प्लाज्मिन क्या करता है, कोई यहाँ पर जो प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए हुए थे इसको प्लेटलेट्स को वैसे ही तोड़ देता है। जब ये प्लेटलेट्स टूट जाएंगे, यानी कि जो कोआगुलेशन का प्रोसेस जो होगा ये टूट जाएगा, आपकी क्लॉटिंग ही नहीं रहेगी, फिर आपका ब्लड जो होगा वो बिल्कुल सीधा चलेगा, आपका ब्लड जो होगा वो बिल्कुल सीधा चलेगा और इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई पंगा नहीं आएगा, ठीक होगा। इसको कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस, क्योंकि इसके यानी कि एक तरह का प्लाज्मिन जो होता है वो आपके प्लेटलेट्स को तोड़ने के तौर पर काम होता है। वो क्या करता है, आपके प्लेटलेट्स को तोड़ने के तौर पर काम करता है। सिंपल सी बात है, वो क्यों करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये प्लेटलेट्स यहाँ पर इतने ज्यादा जो इकट्ठे हुए हुए थे, जो इसके ब्लड को इधर नहीं जाने दे रहे थे, बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, लेकिन इसका एक तो नुकसान था, इसका तो क्या नुकसान था कि जो ब्लड आपके आर्गन को मिल रहा था वो कम मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर यही रहता तो आपके आर्गन को ब्लड कम मिलता और आपका आर्गन तो डैमेज होना शुरू हो जाना था। तो उसी वक्त थोड़ी देर के अंदर ही आपका एक प्लाज्मिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, आपका प्लाज्मिन। वो प्लाज्मिन क्या करता होता है कि ये जो प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसकी वैसे ही तोड़फोड़ कर देता है। जब प्लेटलेट्स की तोड़फोड़ हो जाएगी ये रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और ब्लड जो होगा वो बिल्कुल आर्गन को सही तरह मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये था जनाब आपका एक तरह का मतलब के इन्फ्लामेशन वाला पार्ट।